हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिजिक्स कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आई होप आप सब नोट्स लेके बैठे होंगे। अगर नहीं नोट्स लेके बैठे मेरे दोस्तों तो नोट्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सब आपकी एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसलिए आप सब नोट्स लेके बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 8 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई एक कांच का प्रिज्म है जिसका कोण, जिसका अपवर्तक कोण या फिर जिसका आप प्रिज्म कोण कह सकते हो मेरे दोस्तों, जिसका प्रिज्म कोण 60 अंश है, जिसका प्रिज्म कोण 60 अंश है। किसी पीले रंग के प्रकाश के लिए इसका अपवर्तनांक √2 है। तो आप मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में अल्पतम विचलन की स्थिति में मेरे दोस्तों ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? अल्पतम विचलन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिए, दिमाग में बिठा लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि प्रिज्म का कोण, जिसे हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये प्रिज्म मान ले मेरे दोस्तों तो उसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों अपवर्तक पृष्ठ मेरे दोस्तों जितने अंश के कोण पर झुके होते हैं ना जी, वही आपका प्रिज्म कोण कहलाता है, वही आपका अपवर्तक कोण कहलाता है। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों। ए कितना दिया गया है? 60 अंश, यानी कि प्रिज्म कोण कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया मेरे दोस्तों, 60 डिग्री दिया गया है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं। अपवर्तनांक, किसी पीले रंग के प्रकाश के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया गया मेरे दोस्तों? √2 दिया गया है। अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं, n = √2 दिया गया है मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपवर्तनांक के बारे में बता देता हूं मेरे दोस्तों। अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म आपका कांच का बना है, बाहर वायु है, प्रिज्म कांच का बना है। अब प्रकाश वायु से चलकर कांच में प्रवेश करेगी मेरे दोस्तों। वायु से चलकर कांच में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी भाई, अपवर्तन होगा। क्या होगा यहाँ पे? अपवर्तन होगा। आपने अपवर्तन में पढ़ा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है मेरे दोस्तों। डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम यहाँ आपका हवा है और दूसरा माध्यम आपका कांच है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात मेरे दोस्तों उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि n = पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल मेरे दोस्तों। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अपवर्तनांक कितना दिया है मेरे दोस्तों? कंफ्यूज मत होइए। अपवर्तनांक मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है, वेग चेंज हो जाता है, बट आवृत्ति नहीं चेंज होती, याद रखिएगा। वेग चेंज हो जाता है तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, इनका अनुपात जो होता है वही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है मेरे दोस्तों। n = √2 दिया है।
क्या निकालना है आपको? अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में आपको डेल्टा एम फाइंड करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। आपको डेल्टा एम फाइंड करना है। आपतन कोण ज्ञात करना है, आई से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और आपको आर फाइंड करना है यानी कि अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एन एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एन एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो आपको स्मॉल आर आई और डेल्टा एम फाइंड करना है मेरे दोस्तों। या फिर जितने भी टर्म यूज हुए हैं ए एन डेल्टा एम आई आर, मैं आपको इन सबका नाम बता देता हूं मेरे। तो ए क्या है? प्रिज्म कोण। कंफ्यूज मत होइए, इसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ए क्या होता है? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ए क्या है मेरे दोस्तों? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, दोनों में से आप कोई एक कह सकते हो। अगला यन क्या है? अपवर्तनांक है। यन क्या है मेरे दोस्तों? अपवर्तनांक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट को, इन टर्म को नोट कर लोगे आप। यन इज इक्वल टू अपवर्तनांक होता है डेल्टा एम। क्या है मेरे दोस्तों? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण है ये। डेल्टा एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अल्पतम विचलन कोण है मेरे दोस्तों। आई क्या है? आपतन कोण है मेरे दोस्तों। आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है मेरे दोस्तों। अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ए प्रिज्म एंगल यानी कि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। यन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि अल्पतम विचलन कोण। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। हम जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे दोस्तों? यानी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए क्या है मेरे दोस्तों? प्रिज्म कोण। डेल्टा एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण। यन कितना दिया गया मेरे दोस्तों? √2। यन कितना दिया गया मेरे दोस्तों? √2 दिया गया है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। साइन ए की वैल्यू 60 है। डेल्टा एम आपको फाइंड करना है अपॉन 2, रहने दीजिए, अपॉन साइन ए की वैल्यू 60 है अपॉन 2। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये कटेगा 30 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री। ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में मेरे दोस्तों। कुल मिला के ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30। √2 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया मेरे दोस्तों। ये √2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1/2 अपने मैथ में पढ़ा है, 1/2 होता है। इधर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये √2 से एक 2 कटेगा मेरे दोस्तों, जहां पर √2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, √2 से 2 कटेगा मेरे दोस्तों तो √2 बचेगा। कैसे बचता ध्यान दीजिएगा, √2 इंटू √2। देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है मेरे दोस्तों। √2 इंटू √2 2 होता है, कहने का मतलब √2 इंटू √2 √4 होगा, और 4 का रूट तो 2 ही होता है ना, 2 ही तो होता है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब एक रूट कटेगा तो एक √2 तो बचेगा ही, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, √2 बचा दिया है।
आइए समझ में आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि √2 से आपका जब 2 कटेगा ना तो एक रूट नीचे बच जाएगा, एक रूट डिनोमिनेटर में बच जाएगा मेरे दोस्तों, एक √2 डिनोमिनेटर में बच जाएगा, 1/√2 हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। देखिए 1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 दिया गया है। इसका मतलब 1/√2 इसके बराबर है, तो 1/√2 साइन के किसी ना किसी कोण का मान होगा। कितने कोण का मान है मेरे दोस्तों, साइन 45 की वैल्यू है, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है मेरे दोस्तों। साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा मेरे दोस्तों, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा मेरे दोस्तों, इसको मिटा दूंगा। आई होप आप नोट कर चुके होंगे इसको, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब अगर हम कोणों की तुलना कर दें तो आपको मिलेगा 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ये डिवाइड में है मेरे दोस्तों, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90 हो जाएगा। 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा m। कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 30 डिग्री। कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा मेरे दोस्तों। कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि अल्पतम विचलन कोण कितना होगा मेरे दोस्तों, 30 अंश होगा। अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, 30 अंश होगा मेरे दोस्तों। अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया, 30 अंश। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आई आपतन कोण। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, आई आपतन कोण ज्ञात करना है, वो भी किस स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। किस स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में मेरे दोस्तों। आई होप आपने ये नोट समझ लिया होगा, आई होप आपने ये समझ लिया होगा मेरे दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा इसको भी मिटाऊंगा, वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। आपको क्या ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण लिखेंगे मेरे दोस्तों। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों, a प्लस डेल्टा m बाई 2। क्या होता है, a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2, आई इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2। ध्यान दीजिएगा, अभी जब मैंने आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखवाया था तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 होता है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्नेल के नियम पे जरा ध्यान दो, स्नेल के नियम पे, अगर आप स्नेल के नियम पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, तो स्नेल ने क्या कहा था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दो माध्यम होने क्या था, वायु और कांच, दो माध्यम, एक ही रंग का प्रकाश, कौन सा प्रकाश है, पीले रंग का प्रकाश है। तो किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए मेरे दोस्तों आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों, नियत होता है। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मेरे दोस्तों, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो अगर इसको मैं तुलना करूंगा, अगर आप इसको तुलना करोगे दोस्तों, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में दोस्तों, ये आई जो होता है ना, a प्लस डेल्टा m बाई 2 के बराबर हो जाता है, और जो ये r होता है ना, ये a बाई 2 के बराबर हो जाता है मेरे दोस्तों। मिनिमम डेविएशन की स्थिति में जो आई है आपका आपतन कोण है, a प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाता है, और r जो है वो a बाई 2 हो जाता है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, चलिए फाइंड कर लीजिए। a इज इक्वल टू 60 डेल्टा m 30 आया है आपका अपॉन 2, 60 प्लस 30 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 90 हो गया, 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 45, यानी कि i इज इक्वल टू 45, यानी कि आपतन कोण, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण की बात कर ले, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण, अब अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण मेरे दोस्तों r बराबर a बाई 2 होता है। a कितना है, 60 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि अपवर्तन कोण अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण 30 डिग्री
30 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण 45 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों को पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि sin 30 का मान यहाँ पे आपको दिया है 1/2, sin 49 का मान दिया है 0.75। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 अंश है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, 38 अंश है मेरे दोस्तों। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण किससे डिनोट करते हैं? ए से। 60 डिग्री दिया है मेरे दोस्तों। अल्पतम विचलन कोण को किससे डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों? डेल्टा यम से। कितना दिया गया है? 38 डिग्री 38 अंश दिया है मेरे दोस्तों। अपवर्तनांक पूछा है आपसे, यन पूछा है। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन मैंने आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र बताया था मेरे दोस्तों, यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 होता है मेरे दोस्तों। देखते हैं, हम जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक डेल्टा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा यम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए प्रिज्म कोण, डेल्टा यम विचलन कोण है मेरे दोस्तों, अल्पतम विचलन कोण है। तो n इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 60 दी गई है मेरे दोस्तों, डेल्टा यम 38 दी गई है मेरे दोस्तों। ए की वैल्यू 60, डेल्टा यम की वैल्यू 38 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2 हो गया मेरे दोस्तों। आई होप हमने क्या किया, आई होप को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया मेरे दोस्तों? ए की वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर दी। ये आगे बढ़ते हैं, n इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 38 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 98 हो गया अपॉन साइन 60 अपॉन 2। ओके, आइए आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। इसको काटेंगे 49 आएगा भाई, 2 9 2 4 जाए 2 9 18। इसको काटेंगे 30 आएगा, यानी कि ऊपर हो गया साइन 49, नीचे हो गया साइन 30, ऊपर साइन 49 अपॉन 30, यानी कि n इज इक्वल टू साइन 49 अपॉन साइन 30 मेरे दोस्तों। 49 की वैल्यू 0.75, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 49 की वैल्यू 0.75। ये कहां चला गया मेरे दोस्तों? ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.75 इंटू 2। n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115 और 2 0 0 इज इक्वल टू 0 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। n इज इक्वल टू 1.5, यानी उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा मेरे दोस्तों? 1.5 होगा, 1.5 होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए मेरे दोस्तों। आई होप दोस्तों को पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्तों कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कोई एक वस्तु है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वो वस्तु इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसके द्वारा, इस दर्पण के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों, उसकी स्थिति क्या होगी कि वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा होगा, कितना लंबा होगा मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आइए इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया है मेरे दोस्तों।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -40 होगा, -40 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में सभी दूरियां बाईं तरफ ली जाती हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब बाईं तरफ होता है मेरे दोस्तों। अवतल दर्पण में सभी दूरियां बाईं तरफ होती हैं, इसलिए सभी दूरियां किसमें ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। आपने चिन्ह परिपाटी से सीखा होगा मेरे दोस्तों, बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है मेरे दोस्तों। अवतल दर्पण में सभी दूरियां बाईं तरफ होती हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी सब कहां होती है मेरे दोस्तों, बाईं तरफ। ये आपका अवतल दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है मेरे दोस्तों। ये ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र में दोस्तों सी से डिनोट करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही 40 सेंटीमीटर दिया गया है। बाएं तरफ की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, -40 दिया गया है मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। वस्तु कहां स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु कहां स्थित है मेरे दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 40 ये टोटल है, तो वस्तु यहाँ कहीं बीच में होगा। ये कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहली किरण मुखज के समांतर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है मेरे दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली किरण जो मुखज के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात मुखज के क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, समांतर हो जाएगी। यानी कि मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुखज के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। अगर यहाँ से मुखज पर लंब डाल दें तो जो ये बनेगा ना, ये प्रतिबिंब, यही वस्तु का प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। यही क्या है मेरे दोस्तों, यही वस्तु का प्रतिबिंब है। आप साथ साथ देख सकते हो, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बना है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहां बना है मेरे दोस्तों, नीचे बना है। और साफ साफ आप देख सकते हो कि इसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है मेरे दोस्तों। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी दो चीजें क्लियर हो गई कि उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हाँ, ये कितनी दूरी पर बनेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले देख लीजिए, वक्रता की त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से पीछे बन रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज्यादा हो गया होगा। यही डिस्टेंस 40 है और ये पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये प्रतिबिंब की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आई होप फिगर आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको किरण आरेख समझ में आ गया मेरे दोस्तों। पहली किरण मुखज के समांतर जाती है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटे, आप देख सकते हो मेरे दोस्तों। अगर यहाँ से मुखज पर लंब डाल दे तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ना, ये फिगर, ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अगर नॉमिनेशन करना चाहो तो इसका नाम ओ डैश रख सकते हो और इसका नाम आई डैश रख सकते हो मेरे दोस्तों। आई डैश रख सकते हो, यानी कि जो आई डैश है ना, वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है मेरे दोस्तों, जब परावर्तन के पश्चात दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जाके सच में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती तो आभासी प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्तों। बट यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है सच में, इसलिए यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। नीचे बन रहा है मुखज के, तो उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा और वास्तविक होगा मेरे दोस्तों। आई डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि ध्रुव से वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है मेरे दोस्तों। आई ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है मेरे दोस्तों। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 40/2 कितनी हो गई मेरे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -30, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा बाईं तरफ है मेरे दोस्तों। वस्तु का बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू व्हाट, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा।
दर्पण सूत्र से मेरे दोस्तों हम जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप साफ साफ समझ सकते हो कि दर्पण के, किसी भी दर्पण के uvf में संबंध यानी कि उसकी फोकस दूरी, उससे वस्तु की दूरी, उससे प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है मेरे दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है मेरे दोस्तों, फोकस दूरी है, u v क्या है मेरे दोस्तों, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। सब दूरियां कहां से नापी जाती है, दर्पण के मुख्य, सब दूरियां कहां से नापी जाती है मेरे दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से। कहां से नापी जाती है, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, ध्रुव से फोकस दूरी f, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u। आइए समझ में आया मेरे दोस्तों, ऐसे देखते हैं f कितना दिया मेरे दोस्तों, -20 सेंटीमीटर। भी आपको फाइंड करना है, u कितना है मेरे दोस्तों, -30 है। ये पूरा टर्म माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये पूरा टर्म माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पे आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 20 3 60 होता है। यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 दूना 60 होता है। -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v, -3 प्लस 2/60 इज इक्वल टू 1/v हो गया मेरे दोस्तों। सॉल्व करेंगे, -1/60 हो जाएगा बराबर 1/v, यानी कि v बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों, यानी v बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, अर्थात वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है मेरे दोस्तों, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और माइनस चिन्ह क्या डिनोट कर रहा है कि बाईं तरफ ही बन रहा है। आप साफ साफ देखो, कहां बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है ना, कहां बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी में दोस्तों कितनी हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की ही ओर बनेगी। और आगे क्या फाइंड करना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। स्थिति तो हो गई मेरे दोस्तों, कितनी दूरी पर बनेगी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, बाईं तरफ बनेगी। प्रकृति क्या हो गई दोस्तों, उल्टा और वास्तविक। कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, बट लंबाई कितनी होगी, उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, m इज इक्वल टू, अगर आवर्धन की बात कर ले मेरे दोस्तों, m इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u भी होता है। m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u भी होता है मेरे दोस्तों। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। कितनी दी गई है मेरे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर लंबी। कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर लंबी। V कितनी आई मेरे दोस्तों, -60 आई है। U कितनी है मेरे दोस्तों, -30 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 32 जा 60, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में I इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितनी लंबी बनेगी मेरे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। ये निगेटिव साइन क्या है, ये निगेटिव साइन क्या है मेरे दोस्तों, ये प्रतिबिंब कहां बन रही है, नीचे। प्रतिबिंब कहां बन रही है, नीचे बन रही है मेरे दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाएं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए कितना आया मेरे दोस्तों, -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई कितनी हो गई, स्थिति को समझ लेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वो भी बाईं तरफ। ओके, क्लियर है। प्रकृति क्या होगी मेरे दोस्तों, कि वास्तविक है और उल्टी है। वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टी प्रतिबिंब है। भाई नीचे बन रही है ना, तो उल्टी हो गई। अब आगे कितनी दूरी पर बनी है, 60 सेंटीमीटर दूरी। अब आगे उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी मेरे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई मेरे दोस्तों। कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच।